डिस्क्लेमर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह कहानी मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित की गई है। यह एक पूरी तरह काल्पनिक रचना है जिसे केवल दर्शकों के मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, परंपरा, प्रथा या विश्वास का अपमान करना कभी भी नहीं है। यह एक फिक्शनल कहानी है और इसमें बताए गए सभी तत्व केवल लेखक की रचनात्मक सोच का परिणाम है। और हाँ दोस्तों, अगर आप द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स और 50 कमेंट्स पूरे करवा देना, तो एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तो देर मत करो भाई, अभी लाइक ठोको, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। ईशान ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। राकेश जी, जैसा कि कहावत है, टोस्ट करने का एक उचित क्रम होता है और शराब पीने के भी नियम होते हैं। इस मेज पर मौजूद सभी लोगों में, चाहे आप उन्हें कैसे भी व्यवस्थित करें, पहला प्याला किसी छात्र को समर्पित नहीं होना चाहिए। राकेश चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु विक्रम ने मेरी जान बचाई है। मुझे बहुत पहले गुरु विक्रम के लिए टोस्ट करना चाहिए था, और यह उनके जीवन रक्षक उपकार के लिए मेरी कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका भी है। अगर आप उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं तो यह एक निजी मामला है, लेकिन आज रात यह आपका जन्मदिन भोज है, कोई निजी मामला नहीं। ईशान ने अपने सामने बैठे कुछ लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जय जी और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कमांडर ऋष और अन्य 2 लोग आपके जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए इतनी दूर से आए हैं। आप उन तीनों को टोस्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक जूनियर को पहले टोस्ट करना चुन रहे हैं। क्या यह उचित नहीं है? राकेश चौहान ने पहले विक्रम सिंह को टोस्ट करने का कारण मुख्य रूप से यह था कि उन्होंने अपने परिवार से विक्रम सिंह की क्षमताओं के बारे में सुना था, ये जानते हुए कि उनके पास स्वर्गीय बिजली को बुलाने की शक्ति है, जो लगभग एक देवता के समान है। इसलिए उन्होंने विक्रम सिंह को पहले चुना। हालांकि इस कदम ने स्पष्ट रूप से बाकी कुछ लोगों को नाराज कर दिया था। संजय चौहान को छोड़कर मेज पर मौजूद किसी ने भी अपने प्याले नहीं उठाए। कमांडर ऋष अपनी कुर्सी पर पीछे झुके आराम से विक्रम सिंह का जायजा ले रहे थे। नंबर 2 और नंबर 3 मुस्कुरा रहे थे, उनकी नजरें टिकी हुई थीं, मानो वे सांसारिक झगड़ों से ऊपर हों। वास्तव में ये पहले से ही एक निश्चित रवैया दर्शाता था। राकेश चौहान ने अजीब ढंग से कहा, ईशान जी, ये सिर्फ एक सामान्य जन्मदिन भोज है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इतना ध्यान क्यों देना? ईशान ने जवाब दिया, राकेश जी, चौहान परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है और उसे उचित शिष्टाचार पर ध्यान न देना चाहिए। परिवार के मुखिया के रूप में अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो युवा पीढ़ी आपका सम्मान कैसे करेगी? राकेश चौहान का चेहरा थोड़ा बदल गया, उनकी आवाज ठंडी हो गई। मेरे चौहान परिवार के मामले ईशान जी के लिए चिंता का विषय नहीं है। बेशक मैं आपके चौहान परिवार के मामलों की चिंता नहीं करूंगा, लेकिन क्या मैं अपने परिवार के मामलों की चिंता नहीं कर सकता? ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, राकेश जी, आपकी स्मृति वाकई कमजोर है जब बात महत्वपूर्ण मामलों की आती है। क्या आप भूल गए कि विक्रांत चौहान मेरा दामाद है और उसकी पत्नी उर्वी मेरी अपनी बेटी है? ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, विक्रांत चौहान के ससुर के रूप में। क्या उसके मामले मेरे परिवार के मामले नहीं हैं? तो आप विक्रांत की वजह से यहाँ हैं। राकेश चौहान ने ठंडे स्वर में कहा, आज रात मेरा जन्मदिन भोज है, मैं इन मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता। चूंकि आप मेरा जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आए हैं तो कृपया चले जाएं। ईशान का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। तभी कमांडर ऋष ने अचानक बोलना शुरू किया, राकेश, मेहमान आए हैं और कब से मेजबान मेहमान को भगाता है? राकेश चौहान ने सिर घुमाया, लेकिन कमांडर ऋष ने हाथ हिलाया और कहा, मैं खुद को ऐसा मानता हूं जिसने विक्रांत को बड़ा होते देखा है। राकेश, इस बार विक्रांत ने क्या बड़ी गलती की है कि न केवल उससे सब कुछ छीन लिया गया, बल्कि उसे कानपुर से भी निर्वासित कर दिया गया। राकेश चौहान का चेहरा पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि कमांडर ऋष ईशान का समर्थन करने आए थे। स्थिति बहुत जटिल हो गई थी। घटना का रुख देखते हुए संजय चौहान जल्दी से खड़े हुए और बोले, ऋष चाचा, विक्रांत के मामले में वास्तव में मुख्य रूप से मेरी गलती है कि मैंने अपने छोटे भाई के रूप में इसे अच्छी तरह से नहीं संभाला।
पिताजी के बारे में। संजय, मुझे पता है कि तुम बहुत वफादार हो, लेकिन तुम्हें ऐसे मामलों को लापरवाही से अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। संजय चौहान के ससुर जय ने अचानक बोलकर संजय चौहान की बात काट दी। हैरान संजय चौहान ने मुंह खोला, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या करें, और उन्होंने असहाय रूप से राकेश चौहान की ओर देखा। राकेश चौहान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। नंबर 2 और नंबर 3 चुप रहे, ये दर्शाते हुए कि उनका रुख उनके परिवार के मामले को नजरअंदाज करना था। फिर भी कमांडर ऋष और जय दोनों ईशान के पक्ष में लग रहे थे। ये स्पष्ट था कि ईशान आज रात तैयार होकर आए थे। वृद्ध नेता, आपको शायद विक्रांत की गलती की गंभीरता का पता नहीं है, राकेश चौहान ने कहा। मूल रूप से मैं इस मामले की चर्चा नहीं करना चाहता था। जैसा कि कहावत है, परिवार की बेइज्जती सबके सामने नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि इस घटना के बारे में बुजुर्गों और सभी के बीच गलतफहमी हुई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि वास्तव में क्या हुआ था। राकेश चौहान के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद कमांडर ऋष और अन्य ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। विवरण के आधार पर ऐसा लगता था कि वास्तव में विक्रांत की गलती थी और उसे सजा मिलनी चाहिए थी, केवल सजा शायद बहुत कठोर थी। हालांकि तभी ईशान ने अचानक बोलना शुरू किया। राकेश जी, आपने उल्लेख किया कि जब घटना हुई थी तब आप बेहोश थे। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इन घटनाओं का विवरण बाद में किसी और से सुनने को मिला? तो क्या? राकेश चौहान ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि चौहान परिवार का शब्द झूठ है? बेशक चौहान परिवार झूठ नहीं बोलेगा, ईशान ने जवाब दिया। लेकिन जब कहानियां दोबारा सुनाई जाती हैं तो अनजाने में गलतियां हो सकती हैं। चूंकि ऐसी घटना हुई है तो क्यों न हम उस व्यक्ति की बात सुने जो इसमें सीधे शामिल था, ये देखने के लिए कि वास्तव में क्या हुआ था। ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, संयोग से विक्रांत भी आपके जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए लौट आया है। चूंकि सभी यहाँ हैं तो क्यों न हम विक्रांत की बात सुने कि वास्तव में क्या हुआ था। ठीक है, विक्रांत को निर्वासित करना उनका अपना निर्देश था और अब विक्रांत वापस आने की हिम्मत कर चुका था, जो उनके आदेश की स्पष्ट अवहेलना थी। दुखी चेहरे के साथ विक्रांत चौहान ने जवाब दिया, पिताजी, मुझे पता है कि आप मेरे कार्यों से बहुत असंतुष्ट हैं। इस मामले में मैंने गलती की, एक धोखेबाज द्वारा ठगा गया जिसके कारण आपकी जान खतरे में पड़ गई। मैंने आपको निराश किया है और मैंने चौहान परिवार को निराश किया है। मैं बड़े भाई द्वारा दी गई सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आसपास के लोग जैसे कमांडर ऋष ने विक्रांत चौहान को अधिक दयालुता से देखा। अपनी गलतियों को पहचानना और सुधारना वास्तव में सबसे सराहनीय है। लेकिन विक्रांत चौहान ने अचानक अपने लहजे को बदल दिया। विक्रम सिंह की ओर गुस्से से देखा और क्रोधित होकर कहा, भले ही इसका मतलब बड़े भाई के आदेशों की अवहेलना करना हो, मुझे आज वापस आना पड़ा ताकि इस धोखेबाज की कुटिल चालों को उजागर कर सकूं। विक्रांत, ये कैसी भाषा है? संजय चौहान ने तुरंत कहा। गुरु विक्रम ने हमारे पिताजी को बचाया, वे चौहान परिवार के लिए एक बड़े उपकारी हैं। तुम एक उपकारी के प्रति इतने अनादर कैसे कर सकते हो? गुरु विक्रम। विक्रांत चौहान ने ठंडी हंसी छोड़ी और जवाब दिया, बड़े भाई, इस समय तक भी क्या तुम उससे धोखा खा रहे हो? यह आदमी कोई गुरु विक्रम नहीं है, वह बस एक सिपाही गुंडा है जो हाल ही में छुट्टी पर आया है। क्या? भीड़ ने आश्चर्य में चिल्लाया। सभी विक्रम सिंह की ओर हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। विक्रम सिंह दूसरी ओर शांत रहे। उन्होंने मेज पर रखे शराब के प्याले के साथ बेपरवाह अंदाज में खेलना जारी रखा। शुरू से अंत तक चुप रहे, ये देखने में उत्सुक कि ये लोग क्या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। साथ ही वही ये देखने के लिए उत्सुक थे कि चौहान परिवार इस मामले में क्या रुख अपनाएगा। और बड़े भाई, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि इस विक्रम सिंह ने हमारे पिताजी को बचाया? विक्रांत चौहान ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैंने सब कुछ जांच लिया है। यह विक्रम सिंह गुरु नित्यानंद के साथ मिला हुआ है। उन्होंने मिलकर एक जाल बिछाया। पहले गुरु नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया, फिर उन्होंने गुरु नित्यानंद की साजिश को उजागर किया, कुछ हथकंडों का इस्तेमाल करके, सभी को डराने के लिए, ताकि वह किसी सच्चे गुरु की तरह दिखे। वास्तव में वह हमारे अपने कानपुर का एक छोटा मोटा गुंडा है। उसके माता पिता गुप्ता मशीनरी फैक्ट्री में कर्मचारी हैं। 3 साल पहले उसने एक सहपाठी के साथ लड़ाई की और एक छात्र को कोमा में डाल दिया और उसे भागना पड़ा। किसी तरह वह 3 साल तक सेना में रहा और फिर लौट आया। अगली बात, वह गुरु नित्यानंद के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा है। सब कुछ चौहान परिवार को ठगने के लिए। सभी हैरान रह गए। ये जानकारी वाकई काफी अप्रत्याशित थी।
सेना में ऐसा व्यक्ति कैसे भर्ती हो सकता है? ये तो बहुत गलत है। कमांडर ऋष ने गुस्से में कहा। विक्रांत, इन दावों के लिए तुम्हें सबूत चाहिए, संजय चौहान ने जल्दी से कहा। बड़े भाई, बेशक मेरे पास सबूत है, इसलिए मैं इस तरह बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। विक्रांत चौहान ने एक कदम पीछे लिया और कहा, सबूत की बात करें तो मुझे अपने भतीजे अयान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने मुझे विक्रम सिंह का असली चेहरा उजागर करने में मदद की। अयान, आओ और सभी को बताओ कि तुम्हें क्या पता है। अयान ने घमंड के साथ प्रवेश किया। विक्रम सिंह की ओर देखा और मेज पर तस्वीरों का एक ढेर रखते हुए कहा, यहाँ वह सबूत है जिसकी सभी को तलाश थी। सभी ने तस्वीरें उठाईं और विक्रांत चौहान ने समझाया, ये तस्वीरें आना के दोस्त ने खींची थीं। इनमें गुरु नित्यानंद हैं। उन्होंने और विक्रम सिंह ने रात में कानपुर सिटी अस्पताल में गुप्त मुलाकात की, ये चर्चा करते हुए कि चौहान परिवार को कैसे ठगा जाए। ये दोनों एक साथ साजिश रचते हुए चौहान परिवार पर नियंत्रण करने और कानपुर में राज करने का लक्ष्य रखते थे। राकेश चौहान और संजय चौहान ने भी तस्वीरें देखीं। दोनों ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि तस्वीरों में वास्तव में विक्रम सिंह, छोटी ई आहा और गुरु नित्यानंद थे। तस्वीरें नकली नहीं हो सकती थीं, ये दर्शाते हुए कि विक्रम सिंह और गुरु नित्यानंद के बीच गुप्त संपर्क थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद राकेश चौहान ने कहा, केवल ये कुछ तस्वीरें ये निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि गुरु विक्रम ने इस नित्यानंद के साथ साजिश की थी। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, गुरु विक्रम ने गुरु नित्यानंद को नहीं मारा। गुरु नित्यानंद को गुरु विक्रम का आभारी होना चाहिए, तो शायद वह उन्हें धन्यवाद देने गए थे, है ना? अयान ने तुरंत कहा, राकेश दादाजी, मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, ये तस्वीरें चौहान परिवार में घटना से पहले खींची गई थी। क्या? भी ने हैरानी में चिल्लाया। अगर तस्वीरें वास्तव में चौहान परिवार की घटना से पहले खींची गई थी, तो यह वाकई साबित कर सकता था कि विक्रम सिंह ने गुरु नित्यानंद के साथ साजिश की थी। लेकिन संजय चौहान ने भौहें सिकोड़कर कहा, अगर वे हमें धोखा देना चाहते थे तो गुरु नित्यानंद का आना ही काफी था, विक्रम सिंह को सामने लाने की क्या जरूरत थी? ये तो बस अतिरिक्त है। अयान हंसा और बोला, संजय चाचा, अगर आप समझना चाहते हैं कि उन्होंने ये जाल क्यों रचा, तो पहले आपको कुछ जानना होगा। वो ये है कि गुरु नित्यानंद भी एक धोखेबाज हैं जो प्रसिद्धि की तलाश में हैं। गुरु नित्यानंद कानपुर आए क्योंकि उनकी चालें कानपुर में उजागर हो गई थी और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण वह वहां नहीं रह सके। लेकिन गुरु नित्यानंद मूर्ख नहीं हैं। उन्हें पता था कि कानपुर की कहानियां आखिरकार कानपुर तक फैल जाएंगी। अगर वह अपनी पहचान के साथ लोगों को ठगते रहे तो वह देर सबेर उजागर हो जाते। इसलिए उन्होंने और विक्रम सिंह ने ये पूरा नाटक रचा। गुरु नित्यानंद ने अपनी विश्वसनीयता का बलिदान दिया ताकि इस तथाकथित गुरु विक्रम को ऊपर उठाया जाए, जिससे विक्रम सिंह को चौहान परिवार का भरोसा मिले, जो फिर चौहान परिवार को अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए प्रभावित कर सकता था। जैसे मेरे चाचा को भगाना और चौहान परिवार की सारी संपत्ति आदित्य चौहान को सौंप देना। और आदित्य चौहान निश्चित रूप से विक्रम सिंह के साथ मिला हुआ है। जहां तक मुझे पता है, उसने ईशान से स्वर्ण क्लब हाउस के कुछ शेयर विक्रम सिंह के नाम पर स्थानांतरित करवाए। हाँ, क्या इसे चौहान परिवार की संपत्ति को बांटने की शुरुआत नहीं माना जाएगा? ये सुनकर सभी के चेहरे बदल गए और वे सभी विक्रम सिंह की ओर दुश्मनी भरी नजरों से देखने लगे। हालांकि राकेश चौहान और संजय चौहान ने विक्रम सिंह की क्षमताओं को देखा था, इस क्षण में वे भी संदेह से भरे हुए थे। आखिरकार अयान ने सबूत पेश किए थे। ईशान ने सबसे पहले गुस्से में कहा, विक्रम, अब तुम्हारे पास और क्या कहना है? विक्रम सिंह ने हल्के से मुस्कुराया और बिना कुछ बोले, जैसे कि उन्होंने ईशान के शब्द नहीं सुने। अयान ने ठंडे स्वर में कहा, श्रीमान विक्रम, मेरे दादाजी आपसे बात कर रहे हैं। क्या आप बहरा हैं या गूंगे? क्या बात है? अब डर के मारे बोल नहीं रहे। विक्रम सिंह ने धीरे से अपना शराब का प्याला उठाया और नर्म स्वर में कहा, अयान, तुम और तुम्हारे इस दोस्त का आखिर क्या रिश्ता है? उसने मेरी और गुरु नित्यानंद की तस्वीरें तब खींची जब मैं चौहान परिवार में भी नहीं आया था। क्या उसे मुझमें इतनी रुचि है? सभी हैरान रह गए। वास्तव में घटना से पहले इन तस्वीरों को प्राप्त करना अयान के दोस्त की ओर से बहुत ज्यादा दूरदर्शिता लगता था। हाँ, अयान ने ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, श्रीमान विक्रम, इस मोड़ पर भी क्या आप बचने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, आज मैं आपको पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर दूंगा। अयान मुड़ा और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वह एक अधेड़ व्यक्ति के साथ लौटा। मैं आप सभी को इनका परिचय देता हूँ।
अयान ने कहा, ये है कानपुर से गुरु वेद। हाल ही में उन्होंने कानपुर में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है और मुझे यकीन है कि आप में से कई ने उनके बारे में सुना होगा। वह तथाकथित गुरु नित्यानंद को गुरुवेद ने ही उजागर किया था, और मैंने पहले जिस दोस्त का जिक्र किया था वह यही गुरुवेद है। सभी ने उसकी ओर देखा और यहाँ तक कि नंबर 2 और नंबर 3 भी थोड़ा हिल गए, क्योंकि गुरुवेद की हाल की प्रसिद्धि थी। क्या ये गुरुवेद है? जय ने उत्साह से कहा, मैंने सुना है कि गुरुवेद बादलों पर चढ़ सकते हैं और बारिश को नियंत्रित कर सकते हैं। उनके पास मानव समझ से परे अलौकिक शक्तियां हैं। बस इतना ही नहीं, ईशान ने तुरंत कहा, गुरुवेद ने एक बार अकेले ही क्षेत्र पर्वत पर उत्पात मचाने वाली 300 अशुभ आत्माओं को हराया, जिससे उसकी शांति बहाल हुई। अब पहले कम आबादी वाला क्षेत्र पर्वत पर्यटन के लिए विकसित होने लगा है। वे हमारे प्रांत के एक देवता हैं। सभी ने आश्चर्य में चिल्लाया और नंबर 2 और नंबर 3 ने भी हैरान चेहरों के साथ अभिव्यक्ति दिखाए, क्योंकि उन्होंने भी क्षेत्र पर्वत की घटनाओं के बारे में सुना था। क्षेत्र पर्वत का दृश्य सुंदर था, लेकिन वहां कई अजीब घटनाएं भी होती थीं, जहां प्रवेश करने वाला शायद ही कोई जिंदा निकल पाता था, जिसने इसके विकास को बाधित किया था। हाल ही में हालांकि क्षेत्र पर्वत का विकास शुरू हो गया था और वे सभी इस मामले के बारे में उत्सुक थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह सब गुरुवेद की वजह से था। गुरुवेद ने घमंड भरे अंदाज में चेहरा बनाया। कमांडर ऋष, नंबर 2 और नंबर 3 जैसे लोगों की उपस्थिति में भी कोई सम्मान नहीं दिखाया। विक्रम सिंह ने गुरुवेद को देखा और हल्के से मुस्कुराया, बोला, तो आप कह रहे हैं कि आपने ही वे तस्वीरें खींची थीं? मैं ऐसी छोटी मोटी बातों से खुद को परेशान नहीं करता। गुरुवेद ने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरे एक युवा शिष्य ने तस्वीरें खींची थीं। गुरु नित्यानंद के कानपुर छोड़ने के बाद मुझे चिंता थी कि वह दूसरों को ठगना जारी रख सकता है, इसलिए मैंने अपने शिष्य को उसका पीछा करने के लिए भेजा, और इससे मुझे इस साजिश का पता चला। सभी ने सिर हिलाया, गुरुवेद के तस्वीरों के स्रोत के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए। इससे ये भी और पुष्टि हुई कि विक्रम सिंह वास्तव में गुरु नित्यानंद के साथ मिलकर दूसरों को ठग रहा था। विक्रम सिंह ने शांतिपूर्वक अपनी शराब का प्याला नीचे रखा और गुरुवेद की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आत्मविश्वास था, मानो वे इस पूरे नाटक से अप्रभावित हों। गुरुवेद, उन्होंने धीरे से कहा, आपके शिष्य की दूरदर्शिता वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपका ये शिष्य इतनी सटीकता से मेरी और गुरु नित्यानंद की मुलाकात को कैसे जान गया? क्या ये संयोग था या कुछ और? कमरे में सन्नाटा छा गया। कमांडर ऋष, ईशान और जय ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर संदेह के भाव उभर आए। नंबर 2 और नंबर 3, जो अब तक चुप थे, ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली, गुरुवेद की ओर देखते हुए। गुरुवेद ने अपनी अकड़ बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में एक क्षणिक झिझक दिखाई दी। यह कोई रहस्य नहीं है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। मेरे शिष्य को गुरु नित्यानंद की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश था। वह कानपुर में एक धोखेबाज के रूप में बदनाम हो चुका था। मैंने केवल यह सुनिश्चित किया कि वह यहां और लोगों को ठग न सके। विक्रम सिंह ने हल्के से हंसते हुए कहा, तो आप कह रहे हैं कि आपने केवल कानपुर की भलाई के लिए ये सब किया? कितना नेक इरादा! लेकिन गुरुवेद, अगर आप इतने ही परोपकारी हैं, तो आपने मेरे और गुरु नित्यानंद की मुलाकात को उजागर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की? क्या आप नहीं चाहते कि सच्चाई पूरी तरह सामने आए? सच्चाई? अयान ने बीच में टोकते हुए कहा, उसका लहजा गुस्से से भरा था। सच्चाई यह है कि तुम और गुरु नित्यानंद ने मिलकर चौहान परिवार को ठगने की साजिश रची। ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। विक्रम सिंह ने अयान की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, अयान, तुम्हारी उम्र में इतना जोश होना स्वाभाविक है, लेकिन जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा कि ये तस्वीरें किसने और क्यों खींची? या शायद तुम्हें ये पूछना चाहिए कि गुरुवेद को कानपुर में मेरी मौजूदगी का इतना जल्दी कैसे पता चला? राकेश चौहान, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए कहा, विक्रम, क्या तुम ये कह रहे हो कि इन तस्वीरों के पीछे कोई और साजिश है? विक्रम ने सिर हिलाया और बोला, राकेश जी, मैं यह नहीं कह रहा कि गुरुवेद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं कि सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी ये लोग पेश कर रहे हैं। गुरु नित्यानंद के साथ मेरी बड़ी ही मुलाकात कोई साजिश नहीं थी। वह मेरे पास इसलिए आए क्योंकि उन्हें मेरी क्षमताओं के बारे में पता चला था। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, न कि कोई जाल रचा था। संजय चौहान ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मदद का
छोटी इस तरह की मदद। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, गुरु नित्यानंद को कानपुर में कुछ लोगों ने धमकी दी थी। उन्हें डर था कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया ताकि मैं उनकी रक्षा कर सकूं। लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उनकी साजिश को उजागर करने का ये नाटक शुरू हो गया। बकवास, विक्रांत चौहान ने गुस्से में चिल्लाया। तुम बस अपने आप को बचाने के लिए कहानियां गढ़ रहे हो। अगर तुम इतने ही निर्दोष हो तो बताओ कि स्वर्ण क्लब हाउस के शेयर तुम्हारे नाम पर कैसे आए। विक्रम ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, विक्रांत, शेयर मेरे नाम पर नहीं आए। ईशान ने आदित्य चौहान के कहने पर कुछ दस्तावेज तैयार किए थे, लेकिन मैंने कभी उन पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो स्वर्ण क्लब हाउस के रिकॉर्ड्स की जांच कर सकते हो। कमांडर ऋष, जो अब तक चुप थे, ने पहली बार बोलते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारे दावे गंभीर हैं, लेकिन अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें सबूत पेश करने होंगे। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि गुरु नित्यानंद ने तुमसे मदद मांगी थी? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋष जी, सब बड़े उत्तर तो मेरे पास हैं, लेकिन मैं यहाँ नाटक करने नहीं आया। अगर चौहान परिवार मुझ पर भरोसा करता है तो मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन अगर आप सभी पहले से ही मेरे खिलाफ फैसला सुना चुके हैं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, विक्रम, तुम बहुत चतुराई से बातें घुमा रहे हो, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तुम और गुरु नित्यानंद की मुलाकात का सबूत सबके सामने है। विक्रम ने जवाब दिया, ईशान जी, तस्वीरें सचमुच झूठ नहीं बोलती, लेकिन वे पूरी कहानी भी नहीं बताती। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, सच्चाई को जानने के लिए आपको सही सवाल पूछने होंगे। और शायद आपको ये पूछना चाहिए कि गुरु वेद को मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली, जबकि मैंने कभी कानपुर में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। गुरु वेद ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। कमरे में तनाव बढ़ गया था और सभी की निगाहें अब विक्रम और गुरु वेद के बीच घूम रही थीं। राकेश चौहान ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है विक्रम, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम सच कह रहे हो तो हमें वह सबूत दिखाओ जो तुम्हारे दावों को साबित करे। विक्रम ने सिर हिलाया और कहा, राकेश जी, मैं जल्द ही सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या चौहान परिवार मुझे यह मौका देगा? संजय चौहान ने अपने पिता की ओर देखा और फिर धीरे से बोले, पिताजी, शायद हमें विक्रम को सुनना चाहिए। अगर वह सच कह रहे हैं तो ये हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। विक्रांत चौहान ने गुस्से से अपनी कुर्सी पर लात मारी, लेकिन न वह चुप रहा। कमांडर ऋष ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है विक्रम, हम तुम्हें समय देंगे, लेकिन अगर तुम अपने दावों को साबित नहीं कर पाए तो चौहान परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। विक्रम ने शांतिपूर्वक मुस्कुराया और कहा, मुझे बस यही चाहिए, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सभी हैरान रह गए और अयान ने तुरंत गुस्से में कहा, लड़के, तुम क्या कह रहे हो? इस समय भी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धोखा अभी तक उजागर नहीं हुआ है? मैं तुम्हें बताता हूँ, चुप रहो। विक्रम सिंह ने अचानक जोर से चिल्लाया और अपनी हथेली को हल्के से लहराते हुए हवा में से अयान के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। अयान पीछे की ओर उड़ गया, उसके आधे दांत टूट गए और वह अचानक बोलने में असमर्थ हो गया। सभी स्तब्ध रह गए, किसी ने नहीं देखा कि विक्रम ने ये कैसे किया। उन्होंने केवल उसका हाथ लहराते देखा और अयान उड़ गया। यह क्या हो रहा था? मौके पर केवल गुरु वेद ही समझ पाए कि क्या हुआ था। उनकी आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं और उन्होंने विक्रम की ओर देखते हुए कहा, तुमने वाकई में, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं वह कर सकता हूं जो तुमने अभी दिखाया था। विक्रम ने गुरु वेद की ओर देखा और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। जब मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे पास वह क्षमता नहीं है, बल्कि यह कि मैं इतना घटिया काम करने के लिए झुकूंगा नहीं। हाथ की अग्नि घटिया है। मैं जिस मार्ग का अनुसरण करता हूं वह लोगों को बचा सकता है या मार सकता है। ये नव आकाश की शांति तक पहुंच सकता है या नीचे नरक की अंधेरी गहराइयों में चल सकता है। तारों और चंद्रमा का पीछा करना, नदियों और समुद्रों को उलट देना, यह कोई साधारण मनोरंजन के लिए चाल नहीं है। विक्रम ने दूसरा कदम उठाया, लेकिन इस क्षण सभी को अचानक कुछ गलत महसूस हुआ, क्योंकि विक्रम का शरीर ऊंचा होता जा रहा था। मेरे भगवान, क्या उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे? किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी ने जल्दी से नीचे देखा और पाया कि विक्रम के पैर पहले ही जमीन से ऊपर उठ चुके थे।
वह धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रहे थे, जैसे कि उनके सामने एक अदृश्य सीढ़ी हो। वह कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहे थे, मानो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हों। सभी अवाक रह गए। विक्रम का प्रदर्शन गुरु वेद के हाल के प्रदर्शन से कहीं अधिक विस्मयकारी था। हवा में चलना, ये वाकई एक देवता की क्षमता थी। जब मैं कोई कदम उठाता हूं तो खून अवश्य दिखना चाहिए। आज रात राकेश चौहान का बड़ा जन्मदिन समारोह है, और मेरा इरादा खून बहाने का नहीं था। हालांकि चूंकि तुमने मुझे कदम कदम पर धकेल दिया है, मुझे अपनी थोड़ी सी क्षमता दिखानी ही होगी। अब तक विक्रम सभी के सिरों के ऊपर खड़े थे। उन्होंने अपनी हाथ एली बढ़ाई और गुरु वेद की ओर दूर से इशारा करते हुए जोर से कहा, बाएं हटो, नहीं तो ये प्रहार तुम्हारी जान ले सकता है। गुरु वेद के दिल में अत्यधिक आश्चर्य था, अभी भी विक्रम के इरादे को समझ नहीं पाए थे। जब विक्रम ने अपनी हथेली उठाए और हवा में से काट दिया, दर्शकों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। विक्रम के हाथ से एक लाल रंग की किरण फूटी, जो मक्खन में गर्म चाकू की तरह सब कुछ काटती हुई सीधे गुरुवेद की ओर बढ़ी। गुरुवेद हक्का बक्का रह गए। उन्हें आखिरकार समझ आया कि विक्रम का क्या मतलब था। उस क्षण उनके पास कोई और विचार नहीं था और वह तुरंत बाएं की ओर भागे। लेकिन वह एक कदम देर से थे और उनकी दाहिनी टांग लाल किरण से कट गई, जैसे कि चाकू से काट दी गई हो। विक्रम और गुरुवेद के बीच एक मेज और 3 कुर्सियां सभी आधे में कट गईं, उनके किनारे दर्पण की तरह चिकने थे। जमीन पर भी एक गहरी खाई कट गई थी। अगर यह प्रहार किसी व्यक्ति पर लगा होता तो निश्चित रूप से वह उसे 2 हिस्सों में काट देता। सभी हैरान रह गए। उन्होंने कभी विक्रम को स्वर्गीय बिजली उगलते नहीं देखा था, इसलिए उन्हें लगा कि यह केवल एक दृश्य चाल थी। लेकिन अब यह प्रहार कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये मेज और कुर्सियां, जिन्हें उन्होंने स्वयं इस्तेमाल किया था, इसमें कोई नकलीपन नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुवेद की टांग कट गई थी, जो निश्चित रूप से नकली नहीं थी। ये उन्होंने ये कैसे किया? ये वाकई एक सच्चे देवता की क्षमता है। गुरु विक्रम, अब यह एक सच्चा गुरु है। लोगों ने आश्चर्य में चिल्लाना शुरू कर दिया। अयान, नील चौहान और अन्य लोग सभी अवाक और डर से कांप रहे थे। विक्रम धीरे धीरे नीचे उतरे, गुरुवेद के सामने पहुंचे और नर्म स्वर में बोले, क्या तुम अभी भी मेरी मुख से बिजली उगलने की क्षमता देखना चाहते हो? इस क्षण गुरुवेद को विक्रम के प्रति जरा सा भी संदेह नहीं था। वह बार बार सिर हिलाते हुए कांपती आवाज में बोले, इस शिष्य ने कैलाश पर्वत को नहीं पहचाना और देवता गुरु का अपमान किया, कृपया मुझे माफ करें। तो तुम बड़ी ही कार करते हो कि मेरे द्वारा तुम्हारी एक टांग तोड़ना उचित था, और तुम इसे स्वेच्छा से स्वीकार करते हो। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। गुरुवेद ने जल्दी से कहा, पहले गलती इस शिष्य ने की थी। देवता गुरु द्वारा मुझे दंडित करना उचित है। मेरी जान बख्शना देवता गुरु की असाधारण कृपा है। मैं अत्यंत आभारी हूं और असंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं करूंगा। अच्छा। विक्रम खड़े हुए, हाथ पीछे बांधे और जोर से बोले, मैं देखता हूं कि तुम में पश्चाताप का दिल है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अपने और ईशान परिवार की साजिश को कबूल करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ। गुरुवेद, जैसे कि माफी मिल गई हो, ने जल्दी से कहा, महानुभावों, ये पूरा मामला अयान ने शुरू किया था, जिसने मुझसे संपर्क करके देवता गुरु विक्रम के खिलाफ साजिश रची। ईशान और अयान ने मुझसे वादा किया था कि अगर यह मामला सफल हो गया तो वे मुझे कानपुर में रहने की अनुमति देंगे। वे तस्वीरें वे वास्तव में मैंने नहीं खींची थी, वे मुझे अयान ने दी थी। इसके अलावा समय चौहान परिवार की घटना से पहले का नहीं, बल्कि बाद का था। देवता गुरु विक्रम और गुरु नित्यानंद से संबंधित सभी मामले मैंने गढ़े थे और उनमें से कोई भी सत्य नहीं था। इसके अलावा गुरु नित्यानंद के पास कुछ क्षमताएं हैं, बस मेरे जितनी मजबूत नहीं। गुरुवेद ने सब कुछ बांस की नली से बीन्स उड़ेलने की तरह उगल दिया। उनके हर वाक्य के साथ ईशान, अयान और विक्रांत चौहान के चेहरों का रंग और बिगड़ गया। जब तक उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके चेहरे अत्यंत भद्दे हो चुके थे। राकेश चौहान गुस्से से भड़कते हुए मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और खड़े हो गए, चिल्लाते हुए, ईशान, तुमने मुझसे धोखा करने और गुरु विक्रम को फंसाने की हिम्मत कैसे की? अपने पोते को लेकर तुरंत कानपुर से निकल जाओ। अगर तुमने फिर से कानपुर में कदम रखा तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ईशान का चेहरा गुस्से से भरा था, लेकिन वह जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका और जाने के लिए मुड़ा। क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो? विक्रम ने अचानक बोल दिया। ईशान तुरंत रुक गया, विक्रम की ओर देखा और फिर राकेश चौहान की ओर। उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था। विक्रम, तुम और क्या चाहते हो?
अयान, जो थोड़ा ठीक हो चुका था, ने अपनी गाल पकड़कर गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा परिवार इतना आसान नहीं है कि क्या मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत दी थी। विक्रम ने एक बार फिर अपना हाथ लहराया और दूर से अयान के चेहरे पर एक और तमाचा पड़ा। अयान फिर से उड़ गया। उसके सारे दांत टूट गए। विक्रम सिंह, तुम और क्या चाहते हो? ईशान गुस्से में था, दांत पीसते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम में कुछ क्षमता है, लेकिन ये कानून का समाज है। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे यहाँ मार सकते हो? मैं तुम्हारे द्वारा मेरे पोते को मारने का मामला भी धीरे धीरे तुमसे निपटाऊंगा। मेरा परिवार भले ही कानपुर में ज्यादा ताकतवर न हो, लेकिन हम तुम्हारी मर्जी से अपमानित होने वाले नहीं हैं। ओह, क्या ऐसा है? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और नर्म स्वर में बोला, अगर मैं आज तुम्हें लेते हुए जाने पर जोर दूं तो तुम कोशिश करके देखो। ईशान ने गर्जना की, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम आज चौहान परिवार के आंगन से नहीं निकल पाओगे। युवक, जब किसी को फायदा हो तो क्षमा करना बेहतर है। कमांडर रिश, जो अब तक चुप थे, ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उनकी आवाज जोरदार नहीं थी, लेकिन उसमें अधिकार था। आदित्य चौहान हैरान रह गए और जल्दी से विक्रम को अपनी आंखों से इशारा किया। आखिरकार ये कमांडर रिश थे। विक्रम ने कमांडर रिश की ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, कमांडर रिश, क्या आप ईशान परिवार की रक्षा करने का इरादा रखते हैं? कमांडर रिश का चेहरा असंतोष से भरा था और उन्होंने ठंडी नजरों से विक्रम सिंह की ओर देखा। मैंने हमेशा अपने कार्यों में तर्क का पालन किया है। यह कोई संरक्षण के लिए संरक्षण की बात नहीं है, बल्कि तर्क के अनुसार कार्य करना है। विक्रम सिंह, तुम युवा और होनहार हो, तुम्हारे सामने असीम संभावनाएं हैं। क्या इस तरह के छोटे मोटे मामले के लिए सब कुछ दांव पर लगाना जरूरी है? ठंडी हंसी के साथ विक्रम ने जवाब दिया, कमांडर रिश, एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में क्या आपके लिए इस तरह के छोटे मोटे मामले के लिए सब कुछ दांव पर लगाना जरूरी है? इस बयान ने भीड़ में हलचल मचा दी। ये कमांडर रिश थे, और फिर भी विक्रम ने उन्हें इस तरह धमकी देने की हिम्मत की। क्या वह जीने से तंग आ चुका था? कमांडर रिश, विक्रम का ऐसा मतलब नहीं था। आदित्य चौहान ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन कमांडर रिश ने पहले ही मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़े हो गए, गुस्से में चिल्लाते हुए, एक नाचने वाला नटखट, तुम मेरे साथ धमकी देने की हिम्मत करते हो? हाँ। विक्रम ने ठंडी हंसी छोड़ी, कमांडर रिश, मुझे पता है कि आप ईशान परिवार की रक्षा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईशान ने आपकी पुरानी बीमारी को नियंत्रित करने में मदद की है, जिससे आपको कम कष्ट हुआ। ईशान के प्रति आभार में पर इस बार विशेष रूप से उनका समर्थन करने आए हैं। इसके अलावा आप ईशान की रक्षा करते हैं, भले ही आपको पता है कि उन्होंने मुझे फंसाया है। साफ शब्दों में कहें तो आप बस खुद की रक्षा कर रहे हैं, बिना अपना चेहरा बदले। कमांडर रिश ने ठंडे स्वर में कहा, भले ही मैं उनकी रक्षा कर रहा हूं, तुम इसका क्या कर सकते हो? कमांडर रिश वाकई में अतार्किक और दबंग हैं। विक्रम ने फिर से तंज कसा। कमांडर रिश ने गुस्से में जवाब दिया, लड़के, मैं अब अपने गुस्से को काबू में रख रहा हूं। 10 साल पहले मैं तुम्हें मौके पर ही मार देता। दुर्भाग्य से ये 10 साल पहले की बात नहीं है। विक्रम ने हल्की हंसी के साथ कहा, और कमांडर रिश, आपकी सेहत शायद ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कमांडर रिश ने गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम मुझे शाप दे रहे हो? क्या मुझे आपको शाप देने की जरूरत है? विक्रम ने ठंडी हंसी छोड़ी और पास खड़े गुरु वेद को थपथपाते हुए कहा, आओ, तुम पंचभूत संप्रदाय के कुशल साधक हो। कमांडर रिश की स्थिति देखो और उन्हें बताओ कि उनकी स्थिति अब क्या है। कमांडर रिश को देखने के बाद गुरु वेद ने नर्म स्वर में कहा, कमांडर रिश के शरीर में अशुभ ऊर्जा का संचय है, संभवतः लंबे समय तक अशुभ वस्तुओं के संपर्क में रहने या शक्तिशाली अशुभ औषधियों के उपयोग के कारण। यह अशुभ ऊर्जा कमांडर रिश की पुरानी बीमारी को अस्थायी रूप से दबा सकती है, लेकिन ये केवल दमन है। ये बीमारी अशुभ ऊर्जा के तहत और अधिक अनियंत्रित हो जाएगी, जैसे कि प्यास बुझाने के लिए विष पीना। गंभीर अशुभ ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचाती है। कमांडर रिश के शरीर में संचित अशुभ ऊर्जा की मात्रा को देखते हुए वह इस अशुभ ऊर्जा के आक्रमण से 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। इसके अलावा इस तरह से मरना अत्यंत दर्दनाक होगा, लगभग असहनीय। गुरु वेद के शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया और कमांडर रिश ने अपनी आंखें फैलाते हुए चिंतित होकर चिल्लाया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। गुरु वेद ने तुरंत कहा, इन वर्षों में क्या आपको शारीरिक रूप से थकावट महसूस हुई? भूख में कमी आई और नींद का शौक बढ़ गया? क्या हर 3 महीने में आपके आंतरिक अंगों में गंभीर दर्द होता है? तुम्हें कैसे पता?
कमांडर ऋष ने हिलते हुए पूछा, क्योंकि यह वास्तव में सच था। यह अशुभ ऊर्जा के संचय का परिणाम है, गुरु वेद ने ठंडे स्वर में कहा। कमांडर ऋष घबरा गए, गुरु वेद की ओर चिंतित होकर देखते हुए। यह क्या हो रहा है? अशुभ ऊर्जा का संचय क्यों हुआ? हल्की मुस्कान के साथ विक्रम ने कहा, इस मामले में आपको अपने अच्छे दोस्त ईशान से पूछना चाहिए। कमांडर ऋष रुक गए, फिर ईशान की ओर देखा। ईशान तुरंत घबरा गया, जल्दी से कहते हुए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि वे क्या बात कर रहे हैं कमांडर ऋष, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। सचमुच? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमांडर ऋष, आपके पास अभी भी वह दवा है जो ईशान ने आपके लिए दी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। कमांडर ऋष ने तुरंत एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और कहा, क्या इस दवा में कुछ गलत है? अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसे स्वयं गुरु वेद को दे दें, विक्रम ने नर्म स्वर में कहा। कमांडर ऋष ने तुरंत किसी को वह चीनी मिट्टी की बोतल गुरु वेद तक पहुंचाने को कहा। गुरु वेद ने इसे देखा, फिर इसे अपनी नाक के नीचे सूंघा और भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अशुभ ऊर्जा इन दवाओं से आ रही है क्या? कमांडर ऋष ने गुस्से में ईशान की ओर मुड़कर पूछा, इसका क्या मतलब है? मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता, ईशान ने हताशा में कहा। वह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इन दवाओं में अशुभ ऊर्जा कैसे हो सकती है? कमांडर ऋष, आप मुझ पर भरोसा करें, विक्रम सिंह गुरु वेद के साथ मिलकर मुझे फंसा रहा है। कमांडर ऋष गुस्से में थे। ईशान, गुरु वेद को आप ही यहाँ लाए थे और अभी आप विक्रम पर गुरु नित्यानंद के साथ साजिश करने का आरोप लगा रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि गुरु वेद विक्रम के साथ मिला हुआ है। क्या आप कभी सच बोलते हैं? कमांडर ऋष, ईशान से सच की उम्मीद करना शायद नहीं होगा, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि इस दवा का स्रोत निर्दोष नहीं है। कमांडर ऋष ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? विक्रम ने कहा, क्या आप जानते हैं कि ये दवाएं कैसे बनाई गई थी? बनाई गईं? कैसे? कमांडर ऋष ने चिंतित होकर पूछा। ये दवाएं मानव शरीर की चर्बी, अन्याय से मरे लोगों की हड्डियों और कुछ सहायक जड़ी बूटियों का उपयोग करके तैयार की गई थी, विक्रम ने नर्म स्वर में कहा। अशुभ ऊर्जा लाश के तेल और अन्याय से मरे लोगों की हड्डियों से आती है क्या? कमांडर ऋष की आंखें फैल गईं, अचानक उन्हें उल्टी करने की इच्छा हुई। तुम बकवास कर रहे हो, ईशान ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था जो बाहर से साहस लेकिन अंदर से कमजोरी का संकेत दे रहा था। मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं, इसे गुरु वेद से पूछकर पुष्टि की जा सकती है, विक्रम ने नर्म स्वर में कहा। क्या ये सच है? कमांडर ऋष ने तुरंत गुरु वेद से पूछा। ऐसा ही होना चाहिए, मुझे लाश के तेल और मानव हड्डियों की गंध का पता चला, गुरु वेद ने धीमी आवाज में कहा। यह एक तरह की पारंपरिक औषधि सूत्र की तरह लगता है, लेकिन ऐसी दवाएं लाभ से ज्यादा नुकसान करती हैं, यही कारण है कि इन्हें धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। कमांडर ऋष पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, वह अपनी कुर्सी पर ढह गए, कांपती आवाज में बोले, तो जो तुमने कहा वह सब सच है? जो दवा मैं ले रहा था वह उससे आई थी? क्या मैं 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा? गुरु वेद, राकेश चौहान ने जल्दी से कहा, अगर आप कमांडर ऋष की स्थिति का पता लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास उन्हें ठीक करने का कोई तरीका होगा। कृपया क्या आप कमांडर ऋष का इलाज करने में मदद कर सकते हैं? हमारा पूरा चौहान परिवार हमेशा आभारी रहेगा। कमांडर ऋष की आंखों में आशा की एक चमक दिखाई दी, क्योंकि वह चिंतित होकर गुरु वेद की ओर देख रहे थे। मुझे खेद है, गुरु वेद ने सिर हिलाया। अगर ऐसी कोई अशुभ ऊर्जा नहीं होती या अगर अशुभ ऊर्जा का आक्रमण इतना गंभीर नहीं होता तो मैं शायद कमांडर ऋष की पुरानी बीमारी को ठीक कर सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे डर है कि कोई भी देवता उतर आए, वह भी उन्हें बचाने में असमर्थ होगा। इन शब्दों पर कमांडर ऋष तुरंत निराशा में डूब गए। भाई विक्रम, क्या आप कृपया कमांडर ऋष को बचा सकते हैं? आदित्य चौहान ने अचानक विक्रम की ओर मुड़कर कांपती आवाज में कहा। कमांडर ऋष ने हमारे चौहान परिवार पर बहुत कृपा की है। भाई विक्रम, अगर आप मदद कर सकते हैं तो हमारा चौहान परिवार अत्यंत आभारी रहेगा। सभी ने तुरंत विक्रम की ओर देखा। वास्तव में यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी शक्तियां एक देवता की तरह थीं, शायद उनके पास वाकई कमांडर ऋष को बचाने का कोई तरीका था। विक्रम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ आदित्य चौहान के कंधे पर थपथपाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने कहा है तो मैं इसे संभाल लूंगा।
विक्रम ने अपनी हथेली बढ़ाई और कमांडर ऋष की कलाई पर रख दी। आकाश निगलना का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कमांडर ऋष के शरीर में मौजूद सारी अशुभ ऊर्जा को निगल लिया। दूसरों के लिए यह अशुभ ऊर्जा हानिकारक थी, लेकिन विक्रम के लिए इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह निगल न सके। यह अशुभ ऊर्जा तो उनकी अपनी शक्ति में भी बदल जाएगी। ज्यादा समय नहीं बीता था कि विक्रम ने अपनी हथेली वापस खींच ली। उस क्षण उपस्थित लोगों के आश्चर्य में कमांडर ऋष में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। पहले बीमार दिखने वाले अब वह तरोताजा दिख रहे थे। उनका चेहरा स्वास्थ्य से चमक रहा था, जैसे कि वह 20 साल जवान हो गए हों। वरिष्ठ, आप अब अविश्वसनीय रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं, राकेश चौहान ने उत्साहपूर्वक कहा। क्या ऐसा है? कमांडर ऋष खुद को नहीं देख सकते थे, लेकिन वह महसूस कर सकते थे कि उनके शरीर की सारी असहजता खत्म हो गई थी। न केवल वह सहज महसूस कर रहे थे, बल्कि जो महत्वपूर्ण था वह थी पूर्ण जीवन शक्ति और असीम ऊर्जा जो उन्होंने कई वर्षों में अनुभव नहीं किया था। गुरु विक्रम के पास वाकई एक देवता की क्षमताएं हैं, राकेश चौहान ने सच्चे दिल से प्रशंसा की। ये कैसे संभव है? गुरु वेद का चेहरा मृत्यु की तरह पीला था, उनकी आवाज कांप रही थी। यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के नेता भी ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने ये कैसे किया? धन्यवाद गुरु विक्रम, कमांडर ऋष ने कृतज्ञता में उत्साहपूर्वक चिल्लाया। विक्रम ने शांतिपूर्वक अपनी हथेली लहराई। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। केवल तुमने जो अभी मुझसे कहा उसके आधार पर मैं परेशान नहीं होता। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि आदित्य ने तुम्हारे लिए बोला। भीड़ स्तब्ध रह गई। कमांडर ऋष की कृतज्ञता को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। फिर भी विक्रम ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, सीधे धन्यवाद को आदित्य चौहान को दे दिया। कमांडर ऋष भी चौंक गए, लेकिन जल्दी समझ गए और आदित्य से बोले, आदित्य धन्यवाद। दादाजी ऋष, आप बहुत विनम्र हैं। सारा श्रेय सिंह भाइयों को जाता है, आदित्य ने जल्दी से जवाब में झुककर कहा। मैं इस कृपा को याद रखूंगा। कमांडर ऋष सीधे खड़े हुए, फिर अचानक ईशान की ओर मुड़कर देखा, गुस्से में चिल्लाते हुए, ईशान, तुम में बहुत हिम्मत है। मुझ पर इस तरह हमला करने की हिम्मत। हैरान होकर ईशान कांप गया और जमीन पर गिर पड़ा। गुरु विक्रम, मैं ईशान को आपके हवाले करता हूं, आप जो चाहे कर सकते हैं, कमांडर ऋष ने जोर से घोषणा की। सभी हैरान रह गए। कमांडर ऋष के शब्दों का मतलब था कि भले ही विक्रम ईशान को मार दे, इसके कोई परिणाम नहीं होंगे। विक्रम धीरे धीरे ईशान के पास गया और नर्म स्वर में बोला, क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों चाहा कि राकेश चौहान 300 तक जीवित रहें? ईशान ने सिर हिलाया और भीड़ ने आश्चर्य से विक्रम की ओर देखा। एक सच्चे गुरु, एक देवता जैसी शख्सियत होने के नाते वह इतना अज्ञानी आशीर्वाद कैसे दे सकते थे? राकेश चौहान की ओर देखते हुए विक्रम ने जोर से कहा, क्योंकि मैं उन्हें 300 तक जीवित कर सकता हूं। क्या 300 तक जीवित रहना? सच में मेरे भगवान, 100 तक जीवित रहना पहले से ही आसान नहीं है। और पूरे देश में 110 साल के कुछ ही शतायु लोग हैं। 300 तक जीवित रहना दुनिया में अनसुना है, ये केवल इतिहास में दर्ज है। ये कैसे संभव है? अगर गुरु विक्रम, एक देवता जैसी शख्सियत, ऐसा कहते हैं, तो निश्चित रूप से वह ऐसा कर सकते हैं, है ना? इन शब्दों ने तुरंत एक विशाल हलचल मचा दी। हालांकि लोग राकेश चौहान के लिए लंबी और अनंत आयु की कामना कर रहे थे, वास्तव में सभी को स्पष्ट था कि ऐसी चीजें अवास्तविक थीं। कौन इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता था? हालांकि विक्रम द्वारा उल्लिखित 130 तक जीवित रहने की संभावना हो सकती थी, हालांकि संभावना बहुत कम थी। और अब कि विक्रम इस संभावना को वास्तविकता में बदल सकते थे, ये वाकई में सभी को हिलाकर रख देने वाला था। बस उपस्थित लोगों से पूछें, उनमें से कितने 100 से अधिक जीवित रह सकते थे? पूरी दुनिया में देखें, कितने लोग 130 से अधिक जीवित रह सकते थे? राकेश चौहान का चेहरा खुशी और उत्साह से भरा था, क्योंकि उन्होंने चिल्लाकर कहा, गुरु विक्रम, क्या मैं वाकई 130 तक जीवित रह सकता हूं? इसमें क्या मुश्किल है? विक्रम ने गर्व से कहा। एक गुयुआन दान निकालकर उसे सौंपते हुए, यह आज मैं जो जन्मदिन का उपहार देने आया हूं, इसे अभी खा लो और बाद में मैं तुम्हारे लिए और कुछ दवाएं तैयार करूंगा। तुम निश्चित रूप से 130 से अधिक जीवित रहोगे। राकेश चौहान ने खुशी खुशी गुयुआन दान स्वीकार किया और बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खा लिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह क्या था। उनकी नज़र में विक्रम एक देवता से कम नहीं थे, और विक्रम द्वारा दी गई अमृत निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। पास खड़े लोग राकेश चौहान को ईर्ष्या से देख रहे थे, खासकर कमांडर ऋष। उनकी सेहत साल दर साल कमजोर हो रही थी।
ये जानते हुए कि वह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। वह भी ऐसी अमृत की आशा रखते थे। तुम कहते हो कि कोई 130 तक जीवित रह सकता है, सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो। ईशान ने दांत पीसते हुए कहा, राकेश चौहान इस साल केवल 80 के हैं। 130 तक जीवित रहने का मतलब है कि अभी 50 साल और बाकी हैं। इतना लंबा समय कौन तुम्हारे दावे की पुष्टि करने के लिए इंतजार कर सकता है? विक्रम सिंह, तुम वाकई लोगों को धोखा देना जानते हो। ऐसी चीजों पर ध्यान देना जो कोई साबित नहीं कर सकता, बेशक इससे कोई तुम्हें उजागर नहीं कर सकता। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कौन कहता है कि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती? सभी स्तब्ध रह गए। आयु जैसी चीज की पुष्टि कैसे हो सकती थी? आज रात के भोज में कुछ डॉक्टर भी मौजूद होने चाहिए, विक्रम ने कहा। कुछ डॉक्टरों को बुलाओ और उन्हें राकेश चौहान की पूरी शारीरिक जांच करने को कहो। भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा, यह नहीं समझते कि विक्रम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य चौहान जल्दी से व्यवस्था करने के लिए बाहर गए, विक्रम पर पूरी तरह भरोसा करते हुए और उनके सुझावों का अक्षरशः पालन करते हुए। जल्द ही आदित्य एक समूह के डॉक्टरों को लेकर आए। ये डॉक्टर विक्रम के पुराने परिचित थे, विशेष रूप से गुरु विमल शर्मा और उनके पहले मिले विशेषज्ञों का समूह। कमरे के अंदर लोग एक एक करके खड़े हो गए। गुरु विमल शर्मा एक ऐसे डॉक्टर थे जो नेताओं का इलाज करते थे और देश विदेश में शीर्ष डॉक्टरों में गिने जाते थे। यहां तक कि इन स्थानीय अधिकारियों को भी गुरु विमल शर्मा के सामने सम्मान दिखाना पड़ता था। गुरु विमल शर्मा की आंखें चमक उठी जब उन्होंने विक्रम को देखा और वह तुरंत उनके पास गए। मैं आज रात के भोज में आपको देखने की उम्मीद कर रहा था और आप यहाँ हैं। ये वाकई शानदार है। सभी हैरान रह गए। ये ध्यान देना चाहिए कि कमरे में कमांडर विश, प्रांत के नंबर 2 और 3 और लंबी आयु वाले राकेश चौहान मौजूद थे। गुरु विमल शर्मा ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे विक्रम से अभिवादन करने गए। यह क्या हो रहा था? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुरु विमल, कृपया राकेश चौहान की पूरी शारीरिक जांच करें। मुझे उनके शारीरिक कार्यों की स्थिति जाननी है। कोई समस्या नहीं। गुरु विमल ने तुरंत विशेषज्ञों को बुलाया और राकेश चौहान की व्यापक जांच शुरू की। लंबे समय बाद जांच के परिणाम आए। विशेषज्ञों की रिपोर्ट सुनते हुए गुरु विमल की आंखें और चौड़ी होती गईं, जैसे कि उन्होंने कुछ पूरी तरह से अविश्वसनीय सुना हो। गुरु विमल, ये कैसा है? राकेश चौहान ने चिंतित होकर पूछा। गुरु विमल ने गहरी सांस ली, विक्रम की ओर मुड़कर देखा और बोले, वरिष्ठ चौहान के जांच परिणाम आ गए हैं और उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है। उनके शारीरिक कार्य पूरी तरह सामान्य हैं। और वो एक क्षण के लिए रुके, जैसे कि अपने शब्दों पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही हो, और फिर बोले, हमारे विश्लेषण के अनुसार उनके शारीरिक कार्य 30 या 40 साल के मध्यम आयु के व्यक्ति जैसे हैं। वह बिल्कुल 80 साल के नहीं दिखते। क्या? सभी आश्चर्य में चिल्लाए, राकेश चौहान की ओर हैरानी से देखते हुए। एक 80 साल का व्यक्ति जिसके शारीरिक कार्य 30 या 40 साल के व्यक्ति जैसे हों, ये कैसे संभव है? क्या ये सच है? राकेश चौहान की आवाज कांप रही थी। सामान्य समझ के अनुसार ये पूरी तरह असंभव है। हमने अभी 3 लगातार परीक्षण किए और परिणाम सभी एक ही थे, गुरु विमल शर्मा ने कहा। मुझे कहना होगा, ये विश्व चिकित्सा इतिहास में एक चमत्कार है। एक बार फिर सभी हैरान रह गए। अगर गुरु विमल शर्मा भी ऐसा कह रहे हैं तो ये सच होना चाहिए। राकेश चौहान की आंखें भावनाओं से लाल हो गईं। फूल फिर से खिल सकते हैं, लेकिन इंसान कभी अपनी जवानी में नहीं लौट सकता। कायाकल्प केवल किंवदंतियों में होता था और अब वह वास्तव में इतना जवान हो गया था। कौन इससे चकित नहीं होगा? उनके वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए वह लगभग कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? विक्रम सिंह ने नर्म स्वर में पूछा। वरिष्ठ चौहान में कोई बीमारी के लक्षण नहीं है और उनके शारीरिक कार्य अच्छी स्थिति में हैं। किसी भी दुर्घटना को छोड़कर वह कम से कम 50 से 60 साल और जीवित रह सकते हैं, शायद उससे भी अधिक। मुझे लगता है कि यह विश्व की सबसे लंबी आयु का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, गुरु विमल ने कहा। भीड़ एक बार फिर हैरान रह गई। और 50 से 60 साल जीवित रहने का मतलब है 130 को पार करना। क्या विक्रम ने जो 130 से अधिक जीवित रहने की बात कही थी, वह वाकई सच थी? विक्रम ने हल्की मुस्कान दी और ईशान की ओर मुड़कर कहा, अब क्या तुम्हें यकीन है? ईशान भी बहुत हिल गया था, लेकिन उसने फिर भी दांत पीसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है। यह विमल व्यक्ति तुम्हारे साथ मिला हुआ है। उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह बोल पाता उससे पहले
प्रांत के नंबर 3 अर्पित, जो अब तक चुप थे, ने अचानक गुस्से में बोल उठे, बकवास। गुरु विमल दिल्ली में कई नेताओं के निजी चिकित्सक हैं, विश्व स्तर पर शीर्ष विशेषज्ञ, हमारे देश का राष्ट्रीय खजाना। गुरु विमल के शब्द गलत कैसे हो सकते हैं? अब तक रायन और अर्पित ने कुछ नहीं कहा था क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे इस मामले में शामिल नहीं होंगे। अब अर्पित ने आखिरकार बोल दिया और रायन ने भी ईशान को ठंडी नजरों से देखा, जिससे उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई। ईशान स्तब्ध रह गया, यहां तक कि रायन और अर्पित भी उससे नाराज थे, और इस बार वह वाकई खत्म हो गया था। गुरु विमल के शब्द सच हैं। कौन इन पर विश्वास न करने की हिम्मत करता है? कमांडर ऋष ने गुस्से में चिल्लाया, फिर विक्रम की ओर सम्मान के साथ देखकर कहा, गुरु विक्रम वाकई में मनुष्यों में एक देवता है। उनकी स्वर्ग को चुनौती देने वाली क्षमताओं ने मेरी आंखें खोल दी हैं। सभी गहरे रूप से हिल गए क्योंकि उन्होंने विक्रम की ओर देखा। अगर पहले विक्रम का तेजी से उभरना प्रभावशाली था, तो ये घटना वाकई चौंकाने वाली थी। एक अमृत वो किसी की आयु को 130 से अधिक बढ़ा सकता है। अगर इसकी खबर बाहर फैल गई, तो पता नहीं कितनी शक्तिशाली ताकतें विक्रम को ढूंढेंगी और उनके सामने घुटनों पर ऐसी अमृत के लिए गिड़गिड़ाएंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि विक्रम ने कमांडर ऋष का विरोध करने की हिम्मत की। ऐसी क्षमता के साथ कमांडर ऋष की क्या गिनती थी? विक्रम ने कमांडर ऋष पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुड़कर राकेश चौहान की ओर ठंडे स्वर में देखा। अब या तुम्हें अभी भी संदेह है कि मैंने आदित्य चौहान के साथ मिलकर चौहान परिवार की संपत्ति को बांटने की साजिश की थी? राकेश चौहान का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया और उन्होंने जल्दी से कहा, गुरु विक्रम ने गलत समझा। मेरे मन में कभी ऐसी सोच नहीं थी। गुरु विक्रम ने मुझे बचाया है और आप चौहान परिवार के लिए एक महान उपकारी हैं। मैं भला कैसे? बस इस बकवास को। विक्रम ने राकेश चौहान को अचानक रोक दिया। मैं आज रात तुम्हारे जन्मदिन के भोज में आदित्य को सम्मान देने के लिए आया था, क्योंकि वह मेरा दोस्त है। हालांकि चौहान परिवार ने जो किया है उससे मैं काफी असंतुष्ट हूं। राकेश चौहान ने तुरंत संकेत समझा और जोर से कहा, गुरु विक्रम, मैं यहां पहले की गई किसी भी अपराध के लिए माफी मांगता हूं। हम आदित्य के बारे में भी गलत थे। आज से आदित्य चौहान परिवार की सारी संपत्तियों का प्रबंधन जारी रखेंगे। इसके अलावा आदित्य को परिवार के मामलों को प्रबंधित करने का अधिकार होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चौहान परिवार के सभी लोग हैरान रह गए। परिवार के मामलों का प्रबंधन हमेशा राकेश चौहान और संजय चौहान का काम था, यहां तक कि विक्रांत चौहान, जिनके पास एक समय परिवार की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण था, को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। और अब राकेश चौहान यह अधिकार आदित्य को दे रहे थे, उसे चौहान परिवार में सर्वोच्च स्थान पर धकेलते हुए। दादाजी, नील चौहान घबरा गया। सबसे बड़े पोते के रूप में वह निश्चित रूप से परिवार का उत्तराधिकारी बनने वाला था। अब राकेश चौहान के इस तरह के व्यवहार से यह स्पष्ट था कि वह उसकी जगह आदित्य को लेना चाहते थे। राकेश चौहान ने ठंडे स्वर में कहा, नील, तुम्हारे नाम पर सभी परिवार की संपत्तियां भी आदित्य को सौंप दी जाएंगी। अब से कोई भी बिना अनुमति के परिवार की संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नील चौहान हैरान रह गया। इसका मतलब था कि न केवल आदित्य उसकी जगह लेने जा रहा था, बल्कि अब उसकी संपत्तियां भी छीन ली जा रही थीं। दादाजी, क्यों? नील चौहान ने चिंतित होकर मांग की। मैं सबसे बड़ा पोता हूं, आदित्य क्या है? उसे सारे परिवार के व्यवसाय क्यों लेने चाहिए? राकेश चौहान गुस्से में आ गए, अपनी आवाज उठाते हुए, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत रूप से दिया गया आदेश है। क्या ये कारण पर्याप्त है? नील चौहान तुरंत चुप हो गया। बाकी चौहान परिवार भी चुप हो गया। आज से चौहान परिवार में पूरी तरह से फेरबदल होने वाला था। आदित्य चौहान, जिसे कभी महत्व नहीं दिया गया था, चौहान परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने वाला था। जैसा कि विक्रम ने कहा था, अब से पूरा चौहान परिवार आदित्य का सम्मान करेगा। चौहान परिवार के कई लोग पछतावे से भरे थे, सिर्फ इसलिए कि आदित्य का विक्रम के साथ अच्छा रिश्ता था, वह इतना लाभ प्राप्त कर सका। अगर उन्होंने भी पहले विक्रम के साथ खड़े होने का विकल्प चुना होता, तो अब उन्हें निश्चित रूप से कई लाभ मिले होते। बहुत अच्छा, विक्रम ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और नील चौहान की ओर देखकर कहा, हालांकि राकेश चौहान, मैं सुझाव देता हूं कि आप जांच करें कि विक्रांत चौहान और अयान, साथ ही इस गुरु वेद ने चौहान परिवार के आंगन में कैसे प्रवेश किया। नील चौहान का चेहरा अचानक बदल गया। ये लोग वही थे जिन्हें उसने अंदर आने दिया था। अगर आज रात की घटना सफल हो जाती, तो आदित्य को रौंद दिया जाता और वह विक्रांत चौहान का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त कर लेता। लेकिन अब जब आज रात की घटना असफल हो गई थी,
वह मुश्किल में था। राकेश चौहान ने तुरंत कड़ाई से पूछा, नील, आज रात मुख्य भवन में सभी मेहमानों की व्यवस्था और मेजबानी तुमने की थी। आखिर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, नील चौहान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। युवा मास्टर चौहान, क्या तुम वाकई नहीं जानते या बताने से डर रहे हो? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैं आया तो तुमने मुझे भगाने की कोशिश की। क्या तुम वाकई इन 3 जीवित लोगों के प्रवेश से अनजान हो सकते हो? ये सुनकर राकेश चौहान और संजय चौहान के चेहरों का रंग तुरंत बदल गया। नील, तुम में बहुत हिम्मत है गुरु विक्रम के प्रति असम्मान करने की। संजय चौहान ने गुस्से में चिल्लाया। तुरंत गुरु विक्रम से माफी मांगो। नील चौहान का चेहरा असंतोष से लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी अनिच्छा से विक्रम से धीमी आवाज में कहा, गुरु विक्रम, मुझे खेद है। इतना नाराज होने या मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम्हारी माफी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? नील चौहान ने तीखे स्वर में कहा, जो हो गया वह हो गया और मैंने माफी भी मांग ली। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो मुझे मार डालो। नील, संजय चौहान ने तुरंत चिल्लाया, विक्रम के स्वभाव को जानते हुए। ऐसी देवता जैसी शख्सियत, अगर वह वाकई नील को मारना चाहता तो मौके पर कोई उसे रोक नहीं सकता था। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन मैंने पहले कहा था, भविष्य में अगर चौहान परिवार का कोई भी व्यक्ति मेरा अपमान करता है तो जिस तरह राकेश को उस दिन पुनर्जन्म दिया गया था, उसी तरह राकेश चौहान भी गिर जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी के चेहरों का रंग बदल गया। राकेश चौहान चौहान परिवार का आधार थे और उनके होने से चौहान परिवार हमेशा कानपुर के प्रमुख परिवार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। हालांकि राकेश चौहान के बिना चौहान परिवार की स्थिति तेजी से गिर जाएगी। यही कारण था कि चौहान परिवार ने राकेश चौहान को बचाने के लिए इतनी बेताबी से लड़ाई लड़ी थी। और अब विक्रम सिंह वास्तव में राकेश चौहान को फिर से गिराने की बात कर रहे थे, जो चौहान परिवार के लिए एक पूर्ण आपदा थी। किसी ने भी विक्रम की क्षमता पर संदेह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अभी अपनी बात साबित की थी। अगर वह राकेश चौहान की आयु को 130 से अधिक बढ़ा सकते थे तो वह राकेश चौहान की आयु को 80 पर भी स्थिर कर सकते थे। जीवन बचाना या किसी को मारना विक्रम के लिए केवल एक विचार की बात थी। नील, तुमने गुरु विक्रम का अपमान करने और बाहरी लोगों के साथ मिलकर परिवार के दीर्घायु भोज को बाधित करने की हिम्मत कैसे की? यह अक्षम्य है, संजय चौहान ने अचानक चिल्लाया। उसके पैर तोड़ दो और उसे बाहर फेंक दो। अब से उसे कभी भी कानपुर में कदम रखने की अनुमति नहीं होगी। पिताजी, नील चौहान स्तब्ध रह गया। क्या ये शब्द वाकई उसके पिता ने बोले थे? संजय चौहान का दिल भी दर्द में था, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। शाम की घटनाओं ने एक बार फिर विक्रम की क्षमताओं को साबित कर दिया था। ऐसा व्यक्ति केवल वही था जिसे वे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। राकेश चौहान पूरे चौहान परिवार का आधार थे। अगर वह गिर गए तो चौहान परिवार का अंत हो जाएगा। हालांकि संजय चौहान अपने बेटे के लिए दुखी थे, लेकिन उन्हें स्पष्ट था कि इस समय नील चौहान की रक्षा करने से केवल विक्रम को और अधिक क्रोधित किया जाएगा। इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया, जिसे शरीर को बचाने के लिए एक भुजा काटने के रूप में माना जा सकता था, अपने बेटे को सबक सिखाकर पूरे परिवार को संरक्षित करना। यह इसके लायक था। इसके अलावा संजय चौहान अच्छी तरह जानते थे, अगर उन्होंने नील चौहान को दंडित करने के लिए आगे नहीं बढ़ा तो निश्चित रूप से अन्य लोग ऐसा करेंगे। अगर वे दूसरों के कार्य करने की प्रतीक्षा करते तो दंड केवल और अधिक गंभीर होता। ऐसा करके वो वास्तव में नील चौहान को बचा रहे थे। विक्रम अपनी हथेलियां पीछे करके खड़े थे, मुस्कुराते हुए। बेशक वह संजय चौहान की छोटी मोटी योजनाओं को देख सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका। इस घटना के साथ वह संजय चौहान को सबक सिखा रहे थे। कुछ लोग आए और लगातार चिल्लाते हुए नील चौहान को खींचकर ले गए। संजय चौहान ने शुरू से अंत तक उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। संजय चौहान ने अपनी हथेलियां जोड़कर कहा, गुरु विक्रम, अगर मेरे बेटे ने आपका कोई अपमान किया हो तो मैं यहां उसकी ओर से माफी मांगता हूं। मेरा बेटा कैलाश पर्वत को नहीं पहचान सका और मुझे आशा है कि गुरु विक्रम उसे माफ करेंगे। बस, विक्रम ने अपनी हथेली लहराए और कहा, आज मैं आदित्य को कुछ सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से उकसाया तो तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। हाँ हाँ हाँ। चौहान परिवार के लोग जल्दी से सिर हिलाए और राकेश चौहान ने जोर से कहा, अब से चौहान परिवार का कोई भी सदस्य जो गुरु विक्रम को देखेगा उसे सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा।
जो कोई भी गुरु विक्रम का अपमान करने की हिम्मत करेगा वह अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा। विक्रम ने राकेश चौहान की चापलूसी की कोशिश पर ध्यान नहीं दिया और ईशान और अन्य लोगों की ओर मुड़कर हल्की मुस्कान के साथ कहा, ईशान, अब तुम्हारी बारी है। तुमने पहले क्या कहा था? तुम मुझे चौहान परिवार से जिंदा नहीं निकलने दोगे। सौभाग्य से मैं काफी दयालु हूं। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मृत्यु को छोड़कर दंड से बच नहीं सकते। कम से कम तुम्हें अपनी भुजाएं और पैर तोड़ने होंगे, है ना? ईशान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, विक्रम, क्या तुम वाकई मलिक परिवार के साथ शत्रुता मोल लेने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे मलिक परिवार के साथ शत्रुता मोल लेने की तैयारी नहीं कर रहा। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे मलिक परिवार को पूरी तरह नष्ट करने जा रहा हूं। ईशान गुस्से में आ गया, चिल्लाते हुए, विक्रम, यह मत सोचो कि केवल तुम्हें ही कला का ज्ञान है। मेरा मलिक परिवार वाराणसी के मलिक परिवार की एक शाखा है। अगर तुमने मुझे छुआ तो वाराणसी का मलिक परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वाराणसी का मलिक परिवार। गुरु वेद ने सांस ली, उनका चेहरा तुरंत बदल गया। तुम वाराणसी के मलिक परिवार से हो। तुम भी वाराणसी के मलिक परिवार के बारे में जानते हो। ईशान ने घमंडी चेहरे के साथ कहा, लगता है तुम पूरी तरह अज्ञानी नहीं हो। मुझे डर नहीं है कि तुम्हें बताऊं, वाराणसी के मलिक परिवार का वर्तमान प्रमुख मेरा तीसरा चाचा है। मैं हर साल हमारे परिवार के समारोहों में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता हूं। गुरु वेद का चेहरा फिर से बदल गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, वाराणसी के मलिक परिवार का प्रमुख? वह टियनलॉन स्वॉर्ड शैडो तेज मलिक है। तुमने मेरे तीसरे चाचा के उपाधि के बारे में सुना है, तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से मेरे तीसरे चाचा की क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए। ईशान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम इस विक्रम को बताओ कि मेरा तीसरा चाचा कौन है और उसे पता चले कि मलिक परिवार को उकसाना कितना गलत है। गुरु वेद ने विक्रम की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, टियनलॉन स्वॉर्ड शैडो उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 विशेषज्ञों में शामिल। कहा जाता है कि उन्होंने सम्मानित क्षेत्र तक पहुंच लिया है। गुरु विक्रम, आप अभी युवा हैं। इन छोटी मोटी बातों में उलझने और एक सम्मानित व्यक्ति की नार आज अगी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है जो एक क्षेत्र पर शासन करता है। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे ईशान के पास गया और अचानक अपनी हथेली ईशान के माथे पर रख दी। मैंने केवल तुम्हारी दोनों भुजाएं और पैर तोड़ने का इरादा किया था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। उनके बोलने के तुरंत बाद विक्रम की हथेली ने अचानक दबाव डाला। सभी ने हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाजें सुनी, जैसे कि ईशान के शरीर की सारी हड्डियां चूस ली गई हो और वह लंगड़ा होकर जमीन पर ढह गया। ईशान का चेहरा राख की तरह पीला हो गया और वह चिल्लाया, विक्रम, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी। विक्रम ने शांतिपूर्वक कहा, लेकिन तुम अभी भी बोल सकते हो और तुम उस टियनलॉन स्वॉर्ड शैडो के पास जा सकते हो और उसे आज की घटनाओं के बारे में बता सकते हो। सभी स्तब्ध रह गए। विक्रम बहुत क्रूर था। ये जानते हुए भी कि ईशान तेज मलिक का भतीजा था, उन्होंने ईशान के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी। इसके अलावा उन्होंने ईशान को बोलने की अनुमति भी दी। ये स्पष्ट रूप से तेज मलिक को उकसाना था। उत्तर प्रदेश में शीर्ष 5 में शामिल किसी को उकसाने की हिम्मत करना, क्या विक्रम बहुत घमंडी नहीं हो रहे थे? मेरे तीसरे चाचा तुम्हें इससे बचने नहीं देंगे। ईशान ने दांत पीसते हुए गुस्से में चिल्लाया, मैं उनका इंतजार करूंगा। विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिर पीले चेहरे वाले विक्रांत चौहान की ओर मुड़ा। विक्रांत चौहान, मुझे लगा था कि हमारे मुद्दे पूरी तरह हल हो गए थे, लेकिन लगता है तुम अभी भी आशा रखे हुए हो। विक्रम ने नर्म स्वर में कहा, क्या एक नाजायज बेटी के लिए बार बार मुझे उकसाना वाकई इसके लायक है? भीड़ में हलचल मच गई, क्योंकि किसी को भी इस नाजायज बेटी के मामले के बारे में नहीं पता था। विक्रांत चौहान का चेहरा मृत्यु की तरह पीला हो गया और उसने कांपते हुए कहा, गुरु विक्रम, मुझे पता है कि मैं गलत था। तुमने पिछली बार भी यही कहा था। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन तुम बस अपनी गलतियों से नहीं सीखते। इस बार मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। विक्रांत चौहान घबरा गया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी और अयान की दोनों जीभ काट दूंगा। विक्रम ने नर्म स्वर में कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जो अपना वचन रखता है। विक्रांत चौहान का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह अचानक मुड़कर भागने लगा। सोचते हो तुम बच सकते हो? विक्रम ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी उंगली हल्के से हिली और विक्रांत चौहान ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो, सीधे उड़ गया।
उसकी उंगली के एक और हल्के से हिलने पर एक लाल रंग की किरण सीधे विक्रांत चौहान के चेहरे पर जा लगी, उसके गाल को चीरते हुए। एक खून से लथपथ लाल वस्तु बाहर गिर गई। यह विक्रांत चौहान की जीभ थी। भीड़ हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी इतना भयानक दृश्य नहीं देखा था। फिर भी उस क्षण कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। विक्रम ने अयान के साथ भी वही किया। उसकी जीभ भी काट दी। हो गया। विक्रम ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आदित्य, मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, मैं अब जाता हूँ। राकेश चौहान ने जल्दी से कहा, गुरु विक्रम, जन्मदिन का भोज अभी शुरू ही हुआ है। मुझे तुम्हारे भोज में कोई रुचि नहीं है। विक्रम ने उन्हें सीधे रोक दिया और बिना पीछे मुड़े चला गया। बाकी लोग एक दूसरे को अविश्वास में देख रहे थे। विक्रम शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राकेश चौहान को इतनी बेरुखी से खारिज किया था। हालांकि विक्रम सिंह चले गए थे, राकेश चौहान द्वारा आयोजित जन्मदिन का भोज अभी भी जारी था। चौहान परिवार के मुख्य हॉल में घटी घटनाओं को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और बाहर के लोगों को नहीं पता था कि क्या हुआ था। पूरी रात कविता सिंह विचलित थी, क्योंकि वह अभी भी हाल ही में घटी घटना के बारे में सोच रही थी। अगर राकेश चौहान ने स्वयं उनका स्वागत किया था, तो विक्रम सिंह साधारण कैसे हो सकते थे। हालांकि कविता सिंह को ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या हुआ था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि अब का विक्रम सिंह निश्चित रूप से वह गरीब परिवार का बच्चा नहीं था जो वह पहले था। वह अपने और विक्रम सिंह के मामलों के बारे में सोचने लगी, या शायद विक्रम सिंह इतने बुरे भी नहीं थे। कम से कम यशवर्धन राठौर के पास स्वर्ण क्लब हाउस का शेयरधारक बनने की योग्यता नहीं थी। न ही राकेश चौहान द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुख्य भवन में जन्मदिन के भोज में स्वागत किए जाने का विशेषाधिकार था। उनके बगल में बैठे यशवर्धन राठौर कविता सिंह के चेहरे को देखकर समझ गए कि वह क्या सोच रही थी, और वह अत्यधिक नाराज महसूस करने लगे। हालांकि यशवर्धन राठौर ने अपने चेहरे पर इसका कोई संकेत नहीं दिखाया। भोज के समाप्त होने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह कविता सिंह को गाड़ी से घर छोड़ा। जब वे एक शांत क्षेत्र से गुजर रहे थे, उन्होंने अचानक एक बोतल निकाली और कविता सिंह पर एक धुंध छिड़क दी। कविता सिंह पूरी तरह असावधान थी और छिड़काव के बाद वह तुरंत बेहोश हो गईं। यशवर्धन राठौर का चेहरा दुष्टता से विकृत हो गया, क्योंकि उन्होंने दांत पीसते हुए शाप दिया, कविता सिंह, तुम बदतमीज औरत, अब तुम विक्रम सिंह की बाहों में जाना चाहती हो। शापित हो, मैं तुम्हें बता दूं, यह असंभव है। आज रात मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा और तुम मेरे लिए जीवन भर मेरी रहोगी। विक्रम सिंह को नहीं पता था कि उनके जाने के बाद क्या हुआ था, और वास्तव में अगर उन्हें पता भी होता तो वह हस्तक्षेप नहीं करते। उनके लिए कविता सिंह का कोई मतलब नहीं था, और वह अभी भी इस शादी से कैसे बाहर निकले इस चिंता में थे। अगली सुबह विक्रम सिंह को आदित्य चौहान का फोन आया और खबर ने उन्हें चौंका दिया। गौरव शर्मा के पिता मुकेश शर्मा सुबह 5 बजे जेल में मर गए थे। विक्रम सिंह तुरंत उठे, आदित्य चौहान को ये जांचने की व्यवस्था की कि वास्तव में क्या हुआ था, और गौरव को सूचित करने के लिए भी संपर्क किया। इस खबर को सुनकर गौरव लगभग बेहोश हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिता स्वस्थ थे और वह अभी इतने युवा थे, वह ऐसे कैसे मर सकते हैं? गौरव लगभग चिल्ला रहा था। पहले शांत हो जाओ, विक्रम सिंह ने गहरी आवाज में कहा। इस मामले में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा तुम्हारे पिता की मृत्यु को 12 घंटे से कम समय हुआ है, और मेरे पास उन्हें पुनर्जनन करने का तरीका है। क्या? गौरव एक पल के लिए चौंक गया, फिर जल्दी से पूछा, विक्रम, क्या तुम वाकई मेरे पिता को पुनर्जनन कर सकते हो? क्या तुम गंभीर हो? जब तक 12 घंटे से अधिक समय नहीं बीता हो, कोई समस्या नहीं होगी। विक्रम ने रुककर फिर गंभीर स्वर में कहा, हालांकि मुझे कुछ चीजें तैयार करनी होंगी। मैं आदित्य चौहान को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा, तुम पहले जाकर देखो कि स्थिति वास्तव में क्या है, और मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। फोन काटने के बाद विक्रम ने तुरंत किस्मत का ग्रंथ निकाला। किस्मत का ग्रंथ का पहला पृष्ठ एक प्रकार के अमृत के बारे में दर्ज करता था, जिसे 9 रैंक्स रेजरेक्शन पिल कहा जाता था, जिसमें मृतकों को पुनर्जनन करने और टूटी हड्डियों को जोड़ने की शक्ति थी। 9 रैंक्स रेजरेक्शन पिल दिव्य श्रेणी का था, और सामान्य परिस्थितियों में इसे तैयार करने के लिए व्यक्ति को दिव्य क्षेत्र तक खेती करनी पड़ती थी। हालांकि किस्मत का ग्रंथ में पुनर्जन्म दान का एक सरल संस्करण भी दर्ज था, जिसे पीला श्रेणी में तैयार किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। विक्रम ने गुरु नित्यानंद को फोन किया, और जल्द ही गुरु नित्यानंद विक्रम के घर पहुंच गए।
गुरु नित्यानंद पहले की तुलना में बहुत स्वस्थ दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने विक्रम द्वारा सिखाई गई गुप्त तकनीक का अभ्यास किया था। देवता गुरु, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप क्या चाहते हैं? गुरु नित्यानंद ने सम्मानपूर्वक कहा। विक्रम ने पूछा, क्या आपने नवशीत घास के बारे में सुना है? नवशीत घास। गुरु नित्यानंद ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना। यह क्या है? कोई बात नहीं, विक्रम ने अपनी हथेली लहराकर खारिज कर दिया। नवशीत घास किस्मत का ग्रंथ में दर्ज थी, लेकिन यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। ऐसा लगता था कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। विक्रम ने आगे कहा, तो क्या आप किसी ऐसी औषधीय सामग्री के बारे में जानते हैं जिसमें विशेष रूप से तीव्र शीत गुण हो? गुरु नित्यानंद ने तुरंत जवाब दिया, ऐसी कई हैं, शीत जल पत्थर, बड़ा हरा पत्ता, गर्मी सूखी घास। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। उनके शीत गुण पर्याप्त मजबूत नहीं है। विक्रम ने गुरु नित्यानंद को बीच में रोकते हुए कहा, मुझे बहुत भारी शीत गुण वाली सामग्री चाहिए। ओह! गुरु नित्यानंद ने अपना सिर खुजलाया और कहा, वास्तव में कितना भारी माना जाता है? विक्रम ने जवाब दिया, तुमने अभी जिनका जिक्र किया उनसे 1000 गुना भारी। क्या? गुरु नित्यानंद की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। क्या ऐसी सामग्रियां भी मौजूद हैं? विक्रम ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वास्तव में ये सच था कि साधारण सामग्रियों में इतना भारी शीत गुण नहीं होता था। देवता गुरु, मैं वास्तव में ऐसी भारी शीत गुण वाली सामग्री के बारे में नहीं सुना। गुरु नित्यानंद ने एक पल के लिए रुककर फिर धीमी आवाज में कहा, हालांकि मेरे पास एक जादुई यंत्र है जिसमें बहुत भारी शीत गुण है। आप इसका उपयोग किस लिए करने की योजना बना रहे हैं? एक जादुई यंत्र। विक्रम ने एक पल के लिए रुककर फिर उनकी आंखें अत्यधिक खुशी से चमक उठी। मुझे अपना जादुई यंत्र दिखाओ। गुरु नित्य आनंद ने एक डिब्बा निकाला जो कसकर लपेटा हुआ था और उसे विक्रम को सौंप दिया। ये है। विक्रम ने इसे खोला और अंदर एक छोटी जैद तलवार थी, लगभग 3 इंच लंबी, पूरी तरह से पन्नाहरी और एक अजीब तरह की ठंडी आभा विकीर्ण कर रही थी। क्या ये नवशीत मणि है? विक्रम ने आश्चर्य में चिल्लाया। नवशीत मणि किस्मत का ग्रंथ में दर्ज थी और यह नवशीत घास से भी अधिक दुर्लभ थी। ग्रंथ के अनुसार नवशीत मणि का उपयोग दिव्य स्तर के जादुई यंत्रों को बनाने के लिए किया जा सकता था और यह पृथ्वी पर लगभग अस्तित्वहीन थी। अप्रत्याशित रूप से गुरु नित्यानंद द्वारा लाई गई छोटी जैद तलवार नवशीत मणि से बनी थी। नवशीत मणि क्या है? छोटे गुरु नित्यानंद ने उलझन में पूछा। विक्रम ने गुरु नित्यानंद की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारा जादुई यंत्र है। गुरु नित्यानंद ने कुछ हद तक शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, देवता गुरु को सच बताने के लिए, यह वास्तव में मेरा जादुई यंत्र नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो मुझे संयोग से मिला था। विक्रम ने कहा, तुम इस यंत्र का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना? वास्तव में, गुरु नित्यानंद ने असहाय भाव से कहा, इस यंत्र के अंदर की ठंडी ऊर्जा बहुत तीव्र है। मैंने शुरू में सोचा था कि यह एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन चाहे मैंने अपनी शक्ति को इसमें डालने की कितनी कोशिश की, मैं इसका उपयोग नहीं कर सका। इसके विपरीत, ठंडी ऊर्जा ने मुझ पर उल्टा हमला करना शुरू कर दिया और अंत में मैंने इसे छूने की हिम्मत भी नहीं की। यह स्वाभाविक है, विक्रम ने खारिज करते हुए कहा। अगर कोई यंत्र नवशीत मणि से बना हो तो इसका उपयोग होगा करने के लिए आपको आत्मा निशब्द अवस्था तक पहुंचना होगा, अन्यथा आप बस इसका उपयोग नहीं कर सकते। आत्मा निशब्द अवस्था। गुरु नित्यानंद की आंखें बाहर निकल आईं। ये कैसे संभव है? आत्मा निशब्द अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है। उस अवस्था तक पहुंचने पर कोई भूदेवता बन जाता है, आकाश में उड़ने और पृथ्वी में समाने में सक्षम, सर्वशक्तिमान, एक सच्चा देवता। आत्मा निशब्द अवस्था केवल इस यंत्र का उपयोग करने के लिए है, इसे पूरी तरह से मास्टर करने के लिए नहीं, विक्रम ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी हथेली को जैद तलवार के ऊपर बढ़ाया और उनकी हथेली से एक काला कोहरा निकला जो जैद तलवार को घेर लिया। काले कोहरे के आवरण में जैद तलवार के भीतर प्रकाश घूमने लगा, जैसे कि इसे विक्रम द्वारा जागृत किया गया हो। गुरु नित्यानंद स्तब्ध रह गए, क्योंकि विक्रम सिंह ने दावा किया था कि केवल आत्माशा अंतिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति ही इस जैद तलवार का उपयोग कर सकता है। और फिर भी विक्रम ने अब इसे जागृत कर दिया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि विक्रम के पास आत्मा शांति क्षेत्र की शक्ति थी? वास्तव में विक्रम ने केवल आकाश निगलना का उपयोग करके जैद तलवार के भीतर की ठंडी आभा को अवशोषित किया था। बेशक विक्रम इस जैद तलवार का उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें इसे पूरी तरह से मास्टर करने से पहले किस्मत का
आ ग्रंथ से एक गुप्त तकनीक के साथ कुछ समय तक पोषण करना होगा। अभी विक्रम को अपनी दवा तैयार करने के लिए नवशीत मणि की ठंडी आभा की आवश्यकता थी। हालांकि नवशीत मणि एक घटक नहीं थी, आकाश निगलना इसकी ठंडी आभा को अवशोषित कर सकता था, जिससे ये उनके उद्देश्यों के लिए उपयोगी हो गया। इसके बाद विक्रम ने गुरु नित्यानंद को कुछ औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का निर्देश दिया। विक्रम ने देग निकाला, उसमें जड़ी बूटियां डाली, नवशीत मणि की ठंडी आभा को जोड़ा और रसायन प्रक्रिया शुरू की। 1 घंटे बाद दवा तैयार थी। देग खोलने पर तल में 7 काली गोलियां थीं जो हल्की ठंडक उत्सर्जित कर रही थीं। स्पष्ट रूप से ये कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। विक्रम ने 2 गोलियां निकाली और गुरु नित्यानंद को सौंप दी। ये दोनों आपके लिए हैं। अगर मृत्यु के 12 घंटे के भीतर इन्हें लिया जाए तो पुनर्जनन संभव है। हालांकि प्रमुख अंगों का बरकरार रहना आवश्यक है, अन्यथा पुनर्जनन संभव नहीं है। क्या? गुरु नित्यानंद की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ये दवा मृतकों को पुनर्जनन कर सकती है। मेरे भगवान देवता गुरु, आप वास्तव में एक देवता हैं। मृतकों को पुनर्जनन करना केवल देवता ही कर सकते हैं। विक्रम ने ज्यादा व्याख्या करने की जहमत नहीं उठाई, देग को रख दिया और लापरवाही से जैद तलवार लौटा दी। लो, इसे वापस ले लो। गुरु नित्यानंद ने जल्दी से जैद तलवार को वापस धकेल दिया, गंभीरता से बोलते हुए, देवता गुरु, मैं आपको ये जैद तलवार भेंट करता हूं। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया के खजाने को सक्षम लोगों के पास होना चाहिए। यह जैद तलवार मेरे लिए पूरी तरह से बेकार है। देवता गुरु, आपने मुझे नया जीवन दिया है और यह आपकी कृपा के लिए मेरे बदले का केवल 1 करोड़वां हिस्सा है। विक्रम ने गुरु नित्यानंद की ओर देखा और मना नहीं किया। उन्होंने जैद तलवार स्वीकार की और कहा, आप भी इस तलवार का उपयोग नहीं कर सकते, मैं इसे अभी आपके लिए सुरक्षित रखूंगा। कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक जादुई यंत्र बनाऊंगा जो आपके लिए उपयुक्त हो। अत्यधिक खुशी से गुरु नित्यानंद ने जल्दी से गहरा झुककर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद देवता गुरु। गुरु नित्यानंद अच्छी तरह जानते थे कि विक्रम जो भी जादुई यंत्र बनाएंगे वह असाधारण होगा, और जबकि जैद तलवार शक्तिशाली प्रतीत होती थी, अगर वह इसका उपयोग नहीं कर सकते थे तो यह उनके लिए बेकार थी। एक ऐसी चीज जो वह उपयोग नहीं कर सकते थे, उसे एक कार्यात्मक जादुई यंत्र के लिए बदलना एक बहुत अच्छा सौदा था। विक्रम ने सिर हिलाया और उसी क्षण आदित्य चौहान ने अचानक फोन किया, भाई विक्रम, कुछ हो गया है, जल्दी उत्तर क्षेत्र शमशान पहुंचो। शमशान? विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। उन्हें जेल नहीं जाना था तो शमशान क्यों बुलाया जा रहा था? आदित्य चौहान ने धीमी आवाज में कहा, वे गौरव के पिता के शरीर का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन गौरव सहमत नहीं है। उन्होंने उसे ले लिया है। विक्रम का चेहरा ठंडा हो गया। ये शरीर अभी मरा ही था और वे पहले से ही इसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर थी। क्या हो रहा है? विक्रम ने कठोरता से पूछा। यह एक जटिल मामला है। जेल में कोई समस्या है। प्रभारी व्यक्ति को यहाँ प्रांत से स्थानांतरित किया गया था और उसका पृष्ठभूमि गहरा है। मेरे चौहान परिवार से कम नहीं, आदित्य चौहान ने गंभीरता से कहा। मैंने पहले ही दादाजी से प्रांत में दोस्तों से संपर्क करने को कहा है, लेकिन मुझे डर है कि यह व्यक्ति ऊपर से आदेशों का पालन नहीं करेगा। मैंने ईशान और दूसरों को अस्थायी रूप से उन्हें रोकने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे संदेह है कि वे ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। मैं अभी आता हूँ। विक्रम ने फोन रखा और गंभीर स्वर में बोले, मुझे उत्तर क्षेत्र शमशान ले चलो। उत्तर क्षेत्र शमशान हॉल में अब हंगामा मच गया था। ईशान एक समूह के साथ आया था और काले कपड़ों में एक अन्य समूह का सामना कर रहा था। आदित्य चौहान ईशान के सामने खड़े थे, एक 40 साल के व्यक्ति का सामना करते हुए। मध्यम आयु के व्यक्ति का नाम समरजीत था, जो जेल में एक आधिकारिक पद पर था। इस काले कपड़ों वाले समूह के पीछे गौरव एक लाश से लिपट रहा था, जो वास्तव में उसके पिता मुकेश शर्मा की थी। नजदीक से देखने पर कोई देख सकता था कि गौरव का हाथ मुकेश शर्मा के साथ हथकड़ी से बंधा हुआ था। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हथकड़ियों को खोलने की कोशिश कर रही थी। जब गौरव और आदित्य चौहान जेल पहुंचे तो उन्हें सूचित किया गया कि मुकेश शर्मा के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया था। वे तुरंत यहां रुकने के लिए दौड़े, लेकिन समरजीत ने उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। उस समय समरजीत के पास संख्याओं में लाभ था, जो मुकेश शर्मा के शरीर का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार थे। गौरव और उसके साथी हावी हो गए थे। अंत में गौरव ने बेताबी से समरजीत से हथकड़ियां छीनी।
खुद को अपने पिता के शरीर से बांध लिया और हथकड़ियों की चाबी निगल ली, जिससे अस्थायी रूप से अंतिम संस्कार रुक गया। इसके बाद सम्रजीत ने और लोगों को बुलाया और आदित्य चौहान, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत था, तुरंत ईशान और दूसरों को घटनास्थल पर लाए, जिसके परिणामस्वरूप टकराव हुआ। क्या तुम्हें वाकई ऐसा करना है, सम्रजीत? आदित्य चौहान ने दांत पीसते हुए पूछा। वे पहले ही सम्रजीत के समूह से कई बार भिड़ चुके थे और वे नुकसान में थे। सम्रजीत के पीछे के लोग, हालांकि वर्दी में नहीं थे, प्रशिक्षित प्रतीत होते थे। ईशान का समूह केवल छोटे मोटे गुंडों का था, जो इन विरोधियों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। ये नियम है, सम्रजीत ने कहा। मुकेश शर्मा एक संक्रामक बीमारी से मरे। नियमों के अनुसार संक्रामक बीमारियों से मरने वालों के शवों का तुरंत अंतिम संस्कार करना होगा। हम केवल नियमों का पालन कर रहे हैं। आदित्य चौहान, तुम इन गुंडों को यहाँ रोकने के लिए लाकर क्या मतलब रखते हो? क्या तुम्हें एहसास है, अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा? संक्रामक बीमारी से मरे, ये बकवास! आदित्य चौहान ने गर्जना की। यहां तक कि एक अंधा भी देख सकता है कि मुकेश शर्मा का शरीर घावों से ढका हुआ है, स्पष्ट रूप से पीट पीट कर मारा गया है। सम्रजीत, क्या तुम इतनी जल्दी में अंतिम संस्कार करके सबूत नष्ट करना चाहते हो? सम्रजीत का चेहरा ठंडा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, आदित्य चौहान, तुम्हें अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। मुकेश शर्मा एक संक्रामक बीमारी से मरे और हमारे चिकित्सा परीक्षक ने इसे प्रमाणित किया है। पीट पीट कर मारे जाने की कोई बात नहीं है। आदित्य चौहान ने जवाब दिया, मैं किसी को मृत्यु का सही कारणने के लिए बुलाऊंगा। अब मुझे शरीर सौंप दो और मैं ऐसा मान सकता हूं कि यह सब नहीं हुआ। ओह, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? सम्रजीत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, आदित्य चौहान, तुम अपने आप को क्या समझते हो, मुझसे इस तरह बात करने वाले? तुम्हें शरीर चाहिए? हाँ, ठीक है, ये यही है, आओ और ले लो। आदित्य चौहान गुस्से में थे लेकिन असहाय थे। सम्रजीत के अनुयायी सभी प्रशिक्षित लड़ाके थे, विशेष रूप से सम्रजीत के बगल में खड़ा छोटा कद का व्यक्ति, जिसकी ताकत जबरदस्त थी, जिसने ईशान के दो सक्षम लोगों को हरा दिया था। आगे लड़ने का मतलब केवल आदित्य चौहान की ओर से और नुकसान होगा। बड़े भाई, इस लड़के ने चाबी निगल ली, हम हथकड़ियां नहीं खोल सकते, पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा। क्या मुझे वापस जाकर चाबी लानी चाहिए? सम्रजीत ने हल्के से भौहें सिकुड़ी, फिर अचानक कहा, नहीं चाहिए, इसे इसके साथ शमशान में फेंक दो। यह मोटा आदमी इतने समय तक लाश से लिपटा रहा है, इसे अब तक बीमारी हो चुकी होगी। इसका अंतिम संस्कार करना संक्रमण के स्रोत को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल के साथ। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आपका प्यार और समर्थन ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। धन्यवाद।